दिस इज CACS तेजल कटारिया और आज हम लोग रिवाइज करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, यानी कि जो यूनिट 1 है उसका, वो वी विल ट्राई कि मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स में हम लोग कवर कर सके, वो भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। सो सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जो अगेन इस चीज के जितने भी नोट्स है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, वो सारे के सारे हर एक वीडियो के यूनिट वाइज जो डाला जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। सो विद लॉट्स ऑफ एनर्जी लेट्स स्टार्ट विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आज काफी सारे एग्जाम्पल्स इंटरेस्टिंग आएंगे। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब आया था, उस टाइम पे जो सेक्शंस है वो इस तरीके से थे कि 1 से लेके 266 तक के जितने भी सेक्शंस है वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे, लेकिन बाद में उसको डिवाइड किया गया। जैसे सबसे पहले तो 1 to 75 ये ऑलरेडी आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके CA फाउंडेशन के सिलेबस में देखे हुए हैं। उसके बाद जो सेक्शन 124 से लेके 238 तक के जितने सेक्शंस है, जिसमें 5 कॉन्ट्रैक्ट्स है, भले ही वो पार्ट आपके CA इंटर का हो, मैंने आपको CA फाउंडेशन में बहुत सारा आइडिया उसका ऑलरेडी दे दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सेक्शन 76 से लेके 123 ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाया है, इसीलिए ये 124 से स्टार्ट होता है। ये जितने भी सेक्शंस है वो सारे के सारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड हो जाते हैं। एंड देन जो सेक्शन 239 से लेकर 266 तक है वो सारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्ट बन जाते हैं। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाए हैं एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट में डाले हुए हैं। तो इस तरीके से हमें सेक्शंस समझने हैं जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दिए हैं। हाँ, ऑब्वियसली बात है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो 76 से लेके 123 है वो तो है ही, प्लस कुछ और भी सेक्शंस है जो आपको समझना है। जैसे सेक्शन 1 ऑब्वियसली बात है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबिलिटी, कहां पर होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल है, कब आया था, उसी के बारे में बात करता है। तो 1930 में आया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, होल ऑफ इंडिया को अप्लाई होता है। अभी ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये स्पेसिफिकली बात करता है सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स है, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स की बात करता है। बाकी और किसी भी चीज का जो भी सेल है उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के सेल की बात हो रही है। तो गुड्स मतलब क्या वो हम लोग नीचे देखेंगे, लेकिन उससे पहले 2 डेफिनेशंस आपको समझने हैं, जिसमें से पहला है बायर, दूसरा है सेलर। बायर यानी कि क्या, अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय द गुड्स, एंड द सेकंड इज सेलर, मतलब अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल द गुड्स। ठीक है, जो भी पर्सन सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा वो पर्टिकुलर कमोडिटी, वो सेलर बन जाएगा एंड सामने वाला बायर हो जाएगा जो बाय करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब ये बायर एंड सेलर तो हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अब आता है गुड्स का। गुड्स का डेफिनेशन का अगर सेक्शन नंबर याद कर सकते हो तो जरूर करना, क्योंकि एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, गुड्स पे काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। तो गुड्स का डेफिनेशन सबसे पहले तो सेक्शन 2 क्लॉज 7 में दिया है। अगर 7 याद कैसे रखोगे, तो धोनी का नंबर है, रोनाल्डो का नंबर है, तो इन सबका नंबर तो जर्सी का सबका 7 ही है, तो उसके बेसिस पे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज 7 में गुड्स का डेफिनेशन दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग सा है, ध्यान से समझो। गुड्स मीन्स, यानी कि ये बहुत अच्छे से आपके इवन मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, गुड्स मीन्स एंड इंक्लूड्स के बारे में। गुड्स मीन्स व्हाट? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि क्या, कोई भी चीज जो मूवेबल है, जैसे कि ये राइटिंग पैड हो गया, ये फोन हो गया, ये माउस हो गया, जितनी भी चीजें हैं, ये बॉटल्स हो गई, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी मूवेबल है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, वो सारी की सारी गुड्स के डेफिनेशन में आएंगी। यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आने वाली। कोई भी बिल्डिंग आपका, अगर आप कोई बिल्डिंग को मतलब आप सेल कर रहे हो तो वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके लिए अलग एक्ट है, उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अलग है। उस प्रॉपर्टी एक्ट में जाओ, उस जो भी उस एक्ट के प्रोविजन है वो अप्लाई होंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप इमूवेबल प्रॉपर्टीज को नहीं लेके आ सकते। तो सबसे पहली चीज मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट है, स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड अदर थिंग्स विच आर अटैच्ड एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड एंड विच अग्रीज टू बी सीवियर्ड। मतलब क्या, ध्यान से समझो। ऐसा कोई पर्टिकुलर, जैसे कोई मशीनरी है, ठीक है, आपने वो मशीनरी जस्ट लैंड से अटैच किया है, आप उसको डिटैच करके दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो एंड अगेन आप उसको अटैच कर सकते हो, तो काइंड ऑफ मूवेबल हो गया, तो वो आपके गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है जो आपने लैंड से इस तरीके से वो अटैच्ड है या फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड ही है, जो जिसको अगर आपने वहां से बाहर निकाला तो फिर वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो जो भी चीजें लैंड से अटैच्ड है लेकिन जो मूवेबल है उन सबको आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा शेयर्स, स्टॉक्स, यस, इवन ग्रोइंग क्रॉप्स जो होते हैं वो भी शेयर्स के गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं। इसके साथ साथ गुड्स के डेफिनेशन में बहुत इंटरेस्टिंग सा एक लाइन उन्होंने लिखा हुआ था,
गुड्स इंक्लूड्स एनी टैंजिबल गुड्स, इनटैंजिबल गुड्स, मतलब सिर्फ टैंजिबल जो आप देख सकते हो स्टॉक शेयर्स, ये सिर्फ नहीं, इसके साथ साथ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ ये इतनी चीजें नहीं, तो जो आप चीजें नहीं देख सकते जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को ऑडी के अगर आपको पता है ये 4 गोले होते हैं, या मैकडोनल्ड्स का जो एम होता है, या BMW का जो लोगो है, मर्सिडीज का जो लोगो है, ये सारी चीजें ये भी गुड्स के डेफिनेशन में आएंगे। इसके साथ साथ सिर्फ इतना नहीं, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और अज्यूम करो आपके पास कोई बहुत अच्छी टैगलाइन है, जैसे अज्यूम करते हैं आप दिया बेचना चाहते हो, अब दिया जब आप बेच रहे हो आपका टैगलाइन है अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, इस तरीके का आपको कोई टैगलाइन है, और अगर आप ये टैगलाइन बेचते हो ये भी गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें गुड्स के डेफिनेशन में आती है, भले वो इंटेंजिबल क्यों ना हो, ये गुड्स है, ये समझ लो। तो ये तीन, ये मीन्स एंड इंक्लूड समझ गए आप, तो टैंजिबल, इनटैंजिबल, ये जितने भी प्रॉपर्टीज है ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, ये सारे गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं। अब गुड्स के डेफिनेशन में कौन सी 2 चीजें नहीं आती है, सबसे पहला तो मनी, वो तो आपको पता ही है, एंड एक्शनेबल क्लेम। इस एक्शनेबल क्लेम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ध्यान से समझो। एक्शनेबल इज क्लेम इज नथिंग बट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे से 10 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, तो आपने कोई ना कोई मे बी गुड्स बाय करे होंगे मैंने आपसे, या कुछ भी कोई भी रीजन से मैंने आपको 10 लाख रुपए देने हैं। अब हो रहा है क्या, यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर ऐसे गुड्स है या ऐसे पैसे है ये, या तो मैं पैसे दूंगी या तो फिर मैं भी ना दूं, ठीक है, या तो मैं आपको 10 लाख दे सकती हूँ या तो मे बी पॉसिबल है कि मैं आपको ना दूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 लाख डिस्प्यूट में चले जाए। तो यहां पर मैंने कोई एक्शन, मतलब किसी एक पार्टी ने एक्शन करने की वजह से आपका एक क्लेम क्रिएट हो जाता है, जैसे क्रेडिटर्स, डेटर्स, तो ये एक्शनेबल क्लेम जो होता है वो इंक्लूड नहीं करना है। तो 2 चीजें इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी को इंक्लूड नहीं करना है। क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है वो डेफिनेशन में आपको सारी चीजें प्रोविजन में लिखना है। वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे तो आपकी किस्मत और भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आएगा। क्या लिखोगे? सेक्शन 2 क्लॉज 7 क्या लिखा जाता है? गुड्स मीन्स all the kinds of movable property and also includes what? And also include shares, stocks, growing crops, जो भी forming a part of land और मतलब जो आप डिटैच कर सकते हो वो सारी चीजें। and it does not includes what? 2 चीजें, money and एक्शनेबल क्लेम्स। इसमें आप लोग मूवेबल एंड इमूवेबल, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज को भी इंक्लूड करोगे। इनटैंजिबल एज इन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, सारी चीजों को भी आप इंक्लूड कर सकते हो इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। अब गुड्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है ना, गुड्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है 3 तरीके से, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब क्या? ओन्ड एंड पजेस्ड बाय द सेलर। मतलब क्या हो जाता है, जब आप लोग ध्यान से समझो, एग्जिस्टिंग में वापस से स्पेसिफिक, असर्टन एंड अनअसर्टन है, एक तरफ फ्यूचर एंड कंटिजेंट है। एग्जिस्टिंग मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग यानी कि जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम पे उस सब्जेक्ट मैटर का, यानी कि वो गुड्स जो भी आप बोल रहे हैं उनका एग्जिस्टेंस है, ऐसे गुड्स का बोला जाता है एग्जिस्टिंग गुड्स। अब जो गुड्स है एग्जिस्टिंग है मतलब विचार, उसमें 3 कैटेगरीज है, जिसमें सबसे पहला है देखो एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बस खत्म, एग्जिस्टेंस है उनका मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स बन गए। अब एग्जिस्टेंस में सबसे पहला आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? Specific goods is nothing but the goods which are identified and agreed upon at the time of contract. Identified and agreed upon at the time of contract मतलब आप specifically बोल सकते हो कि मुझे ये writing pad चाहिए, तो आपने ये specific goods हो गई ये, क्यों? क्योंकि आपने बता दिया कि ये goods क्या है, right? इसको बोला जाता है specific goods। जब आपने identify भी कर दिया कि मुझे ये goods लेना है and agree कर दिया जब आपके बीच में contract हो रहा था, उसको बोला जाएगा specific goods। उसके बाद आता है specific के बाद जो goods होते हैं, एक होता है अनअसर्टन एंड असर्टन गुड्स। मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑरेंजेस है, 10 केजी के ऑरेंजेस है, उसमें से आपको 1 केजी ढूंढना है, तो वो जो 10 केजी ऑरेंजेस आपके सामने है वो अनअसर्टन गुड्स हो गए। उसमें जब आप लोग ढूंढोगे आपके 1 केजी या और उसको बाद में आप आइडेंटिफाई कर लोगे। देखो यहाँ पर अनअसर्टन एंड असर्टन, देखो ड्रॉइंग फ्रॉम अ लॉट और आउट ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द अनअसर्टन गुड्स में से जब आप निकाल लोगे आपके गुड्स, वो बन जाएंगे असर्टन गुड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोग के लेवल पे भी एक एग्जाम्पल दिया था उस टाइम पे। आई होप अजिंक्य यू रिमेंबर दैट एग्जाम्पल एंड इवन द एंटायर क्लास, और फॉर श्योर आपको तो वो एग्जाम्पल याद ही होगा। तो उससे सिमिलर ही और एक एग्जाम्पल अगर मुझे देना है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आपको एक जो भी पर्टिकुलर गर्ल है उससे शादी करनी, अब वो आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन हो गया।
अब आप लोगों को शादी करनी है और उसके लिए आपके पास 50 आप लोगों ने कैंडिडेट चूज किया, वो 50 अनअसर्टन हो गए, उसमें से आपने सारी चीजें एनालाइज करने के बाद एक को चूज किया, वो हो गया असर्टन गुड्स। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अनअसर्टन मतलब नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। यही सारी चीजों को मैंने शॉर्ट में यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर लिखा है नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पर आइडेंटिफाई हो चुका है जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। इसमें और एक अगर जबरदस्ती का आपको बनाना ही है डिस्टिंग्विश, तो आप ये और एक चीज असर्टन हो, अनअसर्टन यानी कि नॉट आइडेंटिफाइड, उस अनअसर्टन में से, उन अनअसर्टन गुड्स में से आप जब आइडेंटिफाई कर लोगे वो बन जाएंगे सर्टन गुड्स। यहाँ पर आप अगर और एक क्या बोल सकते हो, अगर आपको बाइफर्केशन या डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करना ही है तो और एक है हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। मतलब क्या होता है कि जब यूजुअली अनअसर्टन एंड असर्टन की बात होती है तब आपके जो गुड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, जैसे 10 केजीज ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। एंड हेट्रोजीनियस मतलब मैं अगर कोई कार चूज कर रही हूँ तो इट कुड बी लाइक आउट ऑफ BMW, नैनो, क्रेटा और सेल्टॉस एंड वॉट एवर, जितने भी डिफरेंट कैटेगरीज के कार्स हैं उन सब में से मैंने कोई कार को चूज किया, राइट, तो वो हो जाएगा हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस अगर बहुत ही आपको क्रिएट करना है डिफरेंस तो आप ये भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा आता है, ये सारी चीजें दी हुई है सेक्शन 6 में। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है, नेक्स्ट जो है वो है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स इज नथिंग बट कि जो ऐसे गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब ये सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये सारी चीजें सेक्शन 4 में दी हुई है। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो फ्यूचर गुड्स होते हैं इसका मतलब है आप एग्रीमेंट टू सेल में एंटर होने वाले हैं, ना कि यहाँ पर आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज का, जिस सब्जेक्ट मैटर का आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो सब्जेक्ट मैटर फ्यूचर में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे जितने भी गुड्स आएंगे या जितने भी पोटैटोस आएंगे वो सारे चीजें, वो सारे पोटैटोस आपको सेल किए जाएंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये एग्रीमेंट टू सेल होगा, ये ना कि सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, अभी जो चीजें अभी है ही नहीं वो बन जाएंगी आपकी फ्यूचर गुड्स। सो द गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नथिंग बट फ्यूचर गुड्स। उसके बाद आता है कॉन्टिजेंट गुड्स। कॉन्टिजेंट इज नथिंग बट जो भी आपके गुड्स है उनका acquisition of which is dependent upon happening or non happening of certain uncertain event। मतलब आप कोई पर्टिकुलर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर इंडिया जीता तो मे बी आपको कल क्लास के लिए छुट्टी होगा, तो ये क्या हो गया, ये आपका हैपनिंग एंड अनहैपनिंग, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का इवेंट हो गया, ठीक है। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, राइट। तो ये जब कोई भी इस तरीके का इवेंट इन्वॉल्व हो जाता है जिसका प्रोबेबिलिटी नहीं है, जिसका सर्टेनिटी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एंड उस कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड्स इंक्लूड होते हैं उसको बोला जाता है कॉन्टिजेंट गुड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको समझना है वो है डिलीवरी का डेफिनेशन। फ्यूचर गुड्स हो गया, कॉन्टिजेंट हो गया। डिलीवरी बहुत सिंपल है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो डिलीवरी इज नथिंग बट व्हाट, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर वर्ड यूज किया वॉलेंट्री। अगर आपने जबरदस्ती से गुड्स का पोजेशन लिया है उसको आप डिलीवरी नहीं बोल सकते, वो मे बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लेकिन वॉलेंट्री होना जरूरी है। अगर आप गन रख के लेके आ रहे हो तो वो वॉलेंट्री नहीं है, तो वॉलेंट्री ट्रांसफर होना जरूरी है, तो आप उसको डिलीवरी बोलोगे। इस डिलीवरी में पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज नथिंग बट, देखो ओनरशिप होना हो, पोजेशन हो रहा है। पोजेशन इज नथिंग बट ये जो गुड्स है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चले जाते हैं, दैट इज नथिंग बट पोजेशन, राइट। तो पोजेशन हो गया, तो पोजेशन आप वॉलेंट्री ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड इसमें 3 तरीके के डिलीवरीज होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी इज नथिंग बट फिजिकली आप गुड्स को ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी हो जाती है। जैसे आपने अगर ये बाय किया है तो मैंने आपको ये दे दिया तो ये आपके पास आ गया, इसका मतलब मैंने एक्चुअल में आपको फिजिकली पोजेशन इसका दे दिया है ओनरशिप के साथ। तो ये जब मैंने आपको फिजिकली डिलीवर कर दिया तो उस टाइम पे सेलर ट्रांसफर फिजिकल पोजेशन टू द बायर ऑफ द गुड्स और टू द थर्ड पार्टी ऑल्सो ऑथोराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ बायर। मतलब आपको दिया क्या और आपके एजेंट को दिया क्या, वन एंड द सेम, लेकिन आप तक आ गया तो हम उसको एक्चुअल बोलेंगे। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव इज नथिंग बट विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और द एक्चुअल पोजेशन। यानी कि क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कोई गुड्स है जो वेयर हाउस में पड़े हैं और मैंने कॉल कर मतलब और उस वेयर हाउस में जो पर्सन वेयर हाउस कीपर है उसको मैंने कॉल करके बोला देख ये जितने भी गुड्स है ये आज के बाद मेरे नहीं आपके ओनरशिप के हैं, ठीक है, XYZ का ओनरशिप है, अज्यूम करो उस पर। तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि आज के बाद मैंने ऑलरेडी उस वेयर हाउस कीपर को नोटिस भी दे दिया कि तू जो गुड्स हेल्ड कर रहा है मतलब कस्टडी जो तेरे पास है उन गुड्स की, वो मेरे गुड्स नहीं है, वो किसी और के हैं। तो यहाँ पर गुड्स भले ही मैंने पोजीशन ट्रांसफर नहीं किया, कस्टडी नहीं दिया, कस्टडी आज भी उसी के पास है, लेकिन मैंने गुड्स आपके पास दे दिए, तो उसे बोला जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। उसके बाद जो तीसरा आता है उसे बोला जाता है सिंबॉलिक डिलीवरी। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स। मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप लोग कोई मैचेस देखते हो उस टाइम पे आप जो भी विनर होता है उसे जो चेक दिया जाता है ना, वो जो चेक दिया जाता है वो दैट इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ सिंबॉलिक डिलीवरी। यानी कि वहां पर आपको इमीडिएटली पैसे नहीं दिए जा रहे लेकिन आपको एक सिंबल दिया जाता है, जैसे वेयर हाउस की की दे दी, कार की दे दी, तो ये सारी चीजें आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी में आ जाती है। उसके बाद जो अगला आता है, उसके बाद जो अगला डेफिनेशन आपको समझना है वो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज काइंड ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट एंड ये ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रॉपर्टी का डेफिनेशन। दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, वन इज जनरल प्रॉपर्टी, द सेकंड इज स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल इज नथिंग बट ऐसी प्रॉपर्टीज जो आप प्लेज नहीं कर सकते, एंड स्पेशल प्रॉपर्टी यानी कि जो आपने प्लेज करी है। जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी। प्राइस, आई होप यू अंडरस्टैंड प्लेज एंड ऑल का मीनिंग चार्ज नहीं है, चार्ज है। अगर किसी प्रॉपर्टी पे प्लेज है इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई कार है, ओके, वो कार मैंने बाय करी है, अब वो बाय करी हुई कार मेरे लिए जनरल होगा अगर मैंने वो लोन पे बाय करा है, ठीक है। अगर लोन पे बाय की है तो जो बैंक अथॉरिटीज है उनके लिए ये स्पेशल प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो अगर प्लेज नहीं है तो जनरल प्रॉपर्टी, अगर प्लेज है तो स्पेशल प्रॉपर्टी। उसके बाद मनी का डेफिनेशन है, प्राइस का डेफिनेशन है, प्राइस इज नथिंग बट मनी कंसिडरेशन, यानी कि कंपलसरी लिखा है पैसा होना जरूरी है अगर प्राइस का डेफिनेशन चाहिए तो। मतलब अगर आप बार्टर एक्सचेंज करते हो तो चलेगा नहीं, मतलब इसके बदले में इसके बदले में मैंने ये माउस जो है, ये चूहा जो है, इसको एक्सचेंज कर लिया, नहीं चलेगा, इट्स अ बार्टर एक्सचेंज। यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होना जरूरी है, इसके बदले में कोई ना कोई पैसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि मे बी इसके बदले में चूहा प्लस मैंने पैसे दिए, आधे गुड्स आधे मॉनेटरी टर्म्स में पैसा दिया चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा मैंने सिर्फ गुड्स के बदले में गुड्स किया, वो बार्टर एक्सचेंज हो जाएगा, वो प्राइस नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना, जो है सेक्शन 4, जिसमें सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बोला गया है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर। क्या लिखा है? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नथिंग बट वेयर द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। यहाँ पर प्रॉपर्टी इज नथिंग बट ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर एट फॉर अ प्राइस। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, सबसे पहले तो प्राइस का मतलब आपको पता है, बायर का डेफिनेशन आपने देखा है, यहाँ पर आपको सेलर का डेफिनेशन समझता है, ट्रांसफर का डेफिनेशन समझता है, कॉन्ट्रैक्ट समझता है, बस प्रॉपर्टी का मतलब बाकी है, दैट इज नथिंग बट ओनरशिप, जो आपको यूनिट 3 में आएगा। सो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो सेलर है वो ट्रांसफर कर देता है या तो अग्री करता है कि मैं ट्रांसफर करूंगा किस चीज का, प्रॉपर्टी इन पर्टिकुलर गुड्स टू द बायर एंड एट दैट फॉर अ प्राइस इज नथिंग बट व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में। उसके बाद सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 बोलता है, ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 बोल रहा है वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स टेक्स प्लेस एट द फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, वो एग्रीमेंट टू सेल होता है। मतलब सेल में क्या होता है, यहाँ पर सेल में आपने ट्रांसफर कर दिया, अग्रीज टू सेल कर दिया, अग्रीज टू ट्रांसफर कर दिया, तो फिर वो सेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो सामने वाले मतलब जो गुड्स या सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व है वो फ्यूचर गुड्स यूजुअली होते हैं, जिसमें फ्यूचर टाइम में आप सेल ट्रांसफर कर दोगे या सेल करोगे कुछ भी, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, कोई कंडीशन आपने डाला है वो फुलफिल होने के बाद आपके यानी कि कॉन्टिंजेंट। तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट कॉन्टिंजेंट, राइट। तो कॉन्टिंजेंट गुड्स हो गए या तो फ्यूचर गुड्स हो गए, तो फ्यूचर टाइम में या कोई कंडीशन को पूरा करने के बाद जब आप ओनरशिप ट्रांसफर करोगे उसे बोला जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। उसके बाद यानी कि देखो टाइम लैप्स या तो कंडीशन होना, मतलब कंडीशन का फुलफिलमेंट होना जरूरी है, अगर कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो फिर वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि आप अग्रीमेंट टू सेल में ही अटक जाएंगे। उसके बाद ये कुछ एलिमेंट्स है जो आप लोग को जो एग्जिस्ट होना जरूरी है अगर आपका
कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का या अग्रीमेंट टू सेल का। कौन कौन से है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एक तो 2 पार्टीज होना जरूरी है, दोनों पार्टीज अलग अलग होनी चाहिए। इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एक केस लॉ भी था, तो दोनों पार्टीज अलग अलग होनी चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, सेल कुड बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो इसेंशियल है वो सारे होने चाहिए। जैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि यार देखो कोई लड़की आपके पास आती है और आप कपड़े बेच रहे हो और आपने बोला ये देखो ये बहुत मैडम बहुत अच्छी ड्रेस है, अगर आप वैसे भी पापा की परी हो तो अगर आप ये ड्रेस पहन लोगे तो आप हवा में उड़ोगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये तो इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये अगर इम्पॉसिबल है तो इसेंशियली मिसिंग हो जाएगा, अगर इसेंशियल मिस है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, फिर तो सेल की बात आई नहीं, राइट। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी इसेंशियल्स है वो सारे प्रेजेंट होना जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स है जो आपके नोट्स में दिए हुए। कौन कौन सा डिफरेंशिएशन है रे आपके नोट्स में दिया हुआ? सबसे पहला सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल ये काफी बार पूछा जाता है। यहाँ पर इमीडिएटली ओनरशिप होगा, एग्रीमेंट टू सेल में इमीडिएटली ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होता है, ये एग्जीक्यूटेड होता है। क्यों? क्योंकि हो चुका है और ये एग्जीक्यूटरी होता है। उसके बाद यहाँ पर हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल की बात आती है, द सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज द पासिंग द प्रॉपर्टी देयरइन टू द बायर। जब सेल होता है तब इमीडिएटली आप लोगों ने सेल कर दिया, मतलब आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो जो भी प्राइस मतलब प्राइस के लिए जो सेलर है मतलब वो अनपेड सेलर बन जाएगा, तो वो आपके अगेंस्ट केस कर सकता है। यहाँ पर आप लोग के अगेंस्ट केस होगा, लेकिन वो सिर्फ प्राइस के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ डैमेजेस के लिए होगा, ओनली डैमेजेस। आप यहाँ पर सिर्फ डैमेजेस ले सकते हो, प्राइस नहीं। उसके बाद जो लायबिलिटीज आती है, सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, लायबिलिटी यहाँ पर बायर की होती है, यहाँ पर सेलर की होती है। उसके बाद बर्डन ऑफ रिस्क अगेन बायर का, यहाँ पर सेलर का। ये जो है यहाँ पर जस्ट इन रेम होता है, यहाँ पर जस्ट इन पर्सोनेम। जस्ट इन रेम इज नथिंग बट राइट अगेंस्ट द गुड्स, एंड जस्ट इन पर्सोनेम मतलब राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। तो यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट आपको राइट मिल जाएगा। राइट ऑफ रीसेल, द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जब तक आप लोग के पास राइट नहीं आ जाएगा तब तक आप सेल नहीं कर सकते। द सेलर, ऑब्वियसली बात है ना, सेलर ने ऑलरेडी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, अब ये सेलर के पास वापस राइट कैसे रहेगा? तो या तो उसने राइट ऑफ डिस्पोजल जो है सेक्शन 25 में हमने देखा था वो रिजर्व करके रखा होगा, तो सेलर रीसेल नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी उसने सेल कर दिया है। तो उसका कोई और ओनर है, तो कोई और ओनर है उसका आप सेल कर रहे हैं, या तो आप एजेंट बन जाओ तो ठीक है। तो यहाँ पर सेलर सेल नहीं कर सकता, रीसेल यहाँ पर कर सकता है। इंसॉल्वेंसी अगर हुआ तो फिर खत्म सी बात है, बायर का इंसॉल्वेंट अगर हो जाता है तो क्या होगा, एंड सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा? सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो प्राइस ले लेगा, बायर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसको प्राइस नहीं मिलेगा, मे बी मिला तो ठीक है, ऑफिशियल असाइनी से अच्छी बात है, नहीं तो फिर भगवान भरोसे। तो इस तरीके से सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है वो सेल एंड हायर परचेस का है। सेल एंड हायर परचेस, इसमें से एग्जाम में कोई भी एक आ सकता है, तो रेडी रहना। सेल एंड हायर परचेस, सबसे पहला तो यहाँ पर इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। हायर परचेस इज नथिंग बट आप सर्टेन इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर होती है। पोजीशन ऑफ द पार्टी, यहाँ पर जो बायर होता है ये ओनर की पोजीशन में होता है। यहाँ पर जो पोजीशन है वो जब तक आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तब तक आपको जो है ओनरशिप नहीं मिलेगा। यहाँ पर टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, आपको पे करना पड़ेगा, प्राइस और खत्म करना होगा। यहाँ पर अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए, बीच में डिफॉल्ट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। उसके बाद जो बर्डन होगा इंसॉल्वेंसी का, ये सिमिलर पॉइंट है। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ टाइटल, अ बायर कैन पास ऑन द गुड टाइटल इफ द बोनाफाइड परचेसर, मतलब आगे जो पर्सन है वो बोनाफाइड यानी कि गुड फेथ में अगर उसे गुड्स बाय कर रहा है तो फिर पॉसिबल है। हर हायर परचेस में वो पॉसिबल ही नहीं है, रीसेल यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट इज नथिंग बट काइंड ऑफ आप ऐसे गुड्स का कोई पर्पज से आपके पास लेते हो एंड देन यू रिटर्न देम बैक। तो ये जो यहाँ पर सिर्फ एज ए कस्टडी है, ये तो आपने सेल कर दिया है तो जनरल प्रॉपर्टी बन गई आपकी। यहाँ पर आपको जो रिटर्न ऑफ द गुड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर जैसे आपका अकम्प्लिश हो जाएगा आपका पर्पस, आप रिटर्न कर दोगे। यहाँ पर कंसिडरेशन प्राइस मॉनेटरी टर्म्स में होता है, यहाँ पर कंसिडरेशन जो है वो ग्रेचुटियस और नॉन ग्रेचुटियस हो सकता है। सेल एंड वर्क लेबर इज नथिंग बट आपके घर पे जो भी कोई सर्विस देने के लिए आता है, या प्लम्बर आ गया या पेंटर आ गया, तो ये सारे सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ना कि सेल।
इसके अलावा सेक्शन 5 में बोला जाता है कि सेल कैसे होता है। तो सेल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि जब या ऑफर दिया जाएगा, सेल किया जाए, मतलब सामने वाले ने प्राइस एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। आप फिर गुड्स का डिलीवरी जो है वो इमीडिएट दे दो, आप प्राइस इमीडिएटली पे कर दो, या फिर आप गुड्स का जो डिलीवरी है वो इंस्टॉलमेंट में ले लो, प्राइस इंस्टॉलमेंट में पे करो, कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। उसके बाद सेक्शन 6 तो हमने देख लिया। सेक्शन 7 एंड 8 में ध्यान से समझो क्या है। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब क्या, गुड्स पेरिशिंग बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब गुड्स जो है वो खराब हो रहे कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। एंड यहाँ पर जो एग्रीमेंट टू सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है, लेकिन सेल नहीं हुआ है अभी तक। तो क्या होगा, ध्यान से समझो। यहाँ पर ये जो गुड्स है ये स्पेसिफिक गुड्स होंगे, ऑब्वियसली बात है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसी टाइम पे गुड्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कोई गुड्स का, और वहां पर जो है वो आपके गोडाउन में आग लग के वो गुड्स पूरा तहस नहस हो गए, खत्म हो गए। अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिक गुड्स का है और एग्जिस्टिंग गुड्स का है जो ऑलरेडी वहां पर है, बट उनका पूरा तहस नहस हो गया तो हमें पता ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली वॉइड हो जाएगा। विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, पेरिश्ड, बिकम डैमेज्ड और सोल्ड नो लॉन्गर एज द डिस्क्रिप्शन, जैसे आपने बोला था वैसे है ही नहीं, तो क्या राख लेके जाएंगे आप? नहीं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जो है गुड्स डैमेज हो चुके हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वही वॉइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है, अज्यूम करो कि जो गुड्स है स्पेसिफिक गुड्स है, ओके, और आप ना बायर की गलती है ना सेलर की गलती है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स का क्या हो जाता है, गुड्स डैमेज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मुझे कार सेल करना चाहते हो, ओके, आप मुझे कार सेल करना चाहते हो, मैंने आपसे कहा कि 3 दिन में ट्राई करूंगी, ड्राइव करूंगी, अगर मुझे ऐसा लगा कि ये कार अच्छी है तो ही मैं आपसे लूंगी। तो यहाँ पर अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, सेल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने टाइम लिमिट डाल दिया 3 दिन के बाद का, राइट। तो यहाँ पर एक तो और 3 दिन का टाइम लिमिट हो गया, तो सेल, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, सेल नहीं हुआ। अब एग्रीमेंट टू सेल के बाद मैं कार आपसे लेके गई और मेरे घर के बाहर कार खड़ी है और ऊपर से अचानक पता नहीं पेड़ गिर गया और वो गाड़ी पूरी ट्रैश हो गई। अब गाड़ी ट्रैश होने के बाद क्या होगा, क्या अब इसका लॉस कौन बेयर करेगा? अब ना मेरी गलती है ना उसकी, राइट। यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हुई है नहीं हुई है वो आप यूनिट 3 में देखोगे, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। लेकिन इस सिचुएशन में जहां पर ना बायर की गलती है ना सेलर की गलती है और वो जो स्पेसिफिक गुड्स है वो डैमेज हो जाते हैं, वो भी एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद लेकिन सेल से पहले, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। उसके बाद ये सेक्शन 9 की बात होती है, 2 ही सेक्शन बाकी है। चलो क्विकली, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है? या तो मोड्स के थ्रू, या तो अगर व्हाट इफ द प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 1, मतलब 3 मोड्स के थ्रू। कैसे? एक तो कॉन्ट्रैक्ट में आपने प्राइस बता दिया, या तो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस नहीं बताया लेकिन आपने मैनर बता दिया कि कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस डिसाइड करोगे, इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, यूजुअली थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करके आपने मैनर बता दिया बस। एंड जो तीसरा है वो क्या है, यूजुअल डीलिंग्स ऑफ बिटवीन द पार्टीज के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा। अगर ये तीनों वेज से भी आप डिटरमाइन नहीं कर पाए प्राइस, तो यहां पर आप जाओगे 9(2) में, एंड उसमें क्या हो जाएगा, 9(2) में रीजनेबल प्राइस चार्ज किया जाएगा। अब सेक्शन 10 बात करता है जो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन से रिलेटेड, यूजुअली यू कैन से दैट एग्रीमेंट टू सेल एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन, यानी कि क्या, जो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन है, अगर वो जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी फेल हो गया, ठीक है, जो थर्ड पार्टी है वो फेल हो गया प्राइस डिसाइड करने के लिए, यानी कि ये जो मैनर में हमने थर्ड पार्टी को लिया था वो फेल हो गया, तो क्या हो जाएगा रे, अगर वैसा हुआ तो कैन नॉट और डज नॉट मेक द वैल्यूएशन, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, द गुड्स और एनी पार्ट delivered or appropriated by the buyer pay a reasonable price for remaining the goods and then avoid the remaining। मतलब क्या, अगर ऐसा हुआ है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 10 गुड्स का है, आपने 5 गुड्स ले लिए, 5 बाकी है, अब हो ये रहा है कि आप लोगों ने थर्ड पार्टी को वैल्यूएशन के लिए बोला था, वो 10 गुड्स का प्राइस डिसाइड ही नहीं कर पाया, तो जो 5 गुड्स आपके पास है उसका आपको रीजनेबल प्राइस देना होगा, एंड बचे हुए 5 के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा तो नहीं बोल सकते बट ठीक है इंपॉर्टेंट, कि जिसमें सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर ईदर ऑफ द पार्टी इज एट फॉल्ट, तो जो भी पार्टी ने डिफॉल्ट किया, मतलब थर्ड पार्टी वैल्यूएशन तो कर रहा है लेकिन बायर है तो सेलर में से किसी ने उसको अलाउ नहीं किया, मतलब वो जानबूझ के उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे जिससे वो वैल्यूएशन ना कर पाए, तो जो भी पार्टी डिफॉल्टिंग पार्टी होगी वो दूसरे पार्टी को क्या देगी, डैमेजेस देगी, बात खत्म होगी। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यहीं पर खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। इसी तरीके से अगला लेक्चर, यानी कि जो अगला आपका जो यूनिट 2 है वो भी रिवाइज होगा विद इन मे बी 25-30 मिनट्स। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।